नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन आज से। सियासी गठजोड़ पर बनेगी रणनीति। कितना रंग ला पाएगी विपक्ष को जोड़ने की ये कवायद। अब ताइवान की धरती से चीन को बेचैन करेगा अमेरिका। भारत की राह पर चल पड़ा है चीन। रूस यूक्रेन जंग में अब ड्रैगन ने भी की पीएम मोदी वाली बात। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौड़ेगी सुपर लग्जरी बसें। थर्ड एसी जितना ही किराया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहिया वाहनों के एंट्री बैन लगेगा। अब 20,000 रुपए का जुर्माना। एनसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले ही आपको लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुआ ये पार्षद। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। नोएडा के सेक्टर 138 स्थित इलाहाबाद गांव में करीब 30 झुग्गियों में आग लग गई। आग तड़के करीब 2:45 बजे लगी। झुग्गी होने के चलते आग तेजी से फैल चुकी और सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग से किसी जनहानि की जानकारी नहीं मिल पाई है। आग के कारणों का पता भी अभी तक नहीं चल रहा। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी होने से आग एक के बाद एक झुग्गियों को अपनी चपेट में लेती चली गई। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई और झुग्गियों में रखे सिलेंडर नहीं फटे, अन्यथा और भी बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान झुग्गी में रखा सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसका पता लगाया जा रहा है। आग की वजह कोई जलती तिली या फिर सिगरेट और बीड़ी भी हो सकती है। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। इस मौके पर नोएडा के कई समाज सेवी भी मौके पर पहुंच गए ताकि झुग्गी वालों की मदद कर सके। फिलहाल के लिए 30 के करीब झुग्गियां जलकर राख हो गई है, ऐसा ही खबर मिल पा रहा है। फायर विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया। अधिकारी आग के कारणों का पता लगाने में अभी भी जुटे हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल से सीधे आदेश लेना बंद करें। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग सचिव को निर्देश दिए हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन किया जाए। सचिवों को निर्देश दिया गया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट किया जाए। कहा गया है कि संविधान और कहा गया है एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 97 का उल्लंघन माना जाएगा। एलजी की तरफ से दिया जाने वाला ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए सरकार की ओर से गंभीरता से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चुनावी राज्यों में मेघालय और नागालैंड के दौरे पर पहुंचे।
उन्होंने मेघालय की राजधानी शिलांग में एक रोड शो किया। इसके बाद तुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मेघालय और नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। पीएम मोदी ने शिलांग की जनसभा में कहा कि पूर्वोत्तर में लोगों को बांटने की कोशिश किए गए, हमने उन्हें जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज इस प्रकार से शानदार और जानदार रोड शो आपने किया है। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, मैं आपके इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास कर चुकाऊंगा। आपके कल्याण के काम को गति देकर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेघालय केंद्र सरकार के एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ बन रहा है और मेघालय अब ऐसे सरकार ही चाहता है जो अपने परिवार के बजाय लोगों को पहले रखे। मेघालय के कौन कौन और में रचनात्मक है, अपने राज्य की संस्कृति पर गर्व करने वाले लोग हैं। भारत सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मेघालय इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अपने संविधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, कुछ लोग जिन्हें देश ने नकार दिया है वे उदासी में डूबे हुए हैं और अब कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खोलेंगे, लेकिन देश की जनता कह रहे हैं कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी कांग्रेस नेताओं द्वारा दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर की गई नारेबाजी पर ही की। राजस्थान के पूर्वी द्वार पर स्थित केवलादेव नेशनल पार्क में पैंथर के मुठभेड़ को करीब 1 माह से अधिक समय हो चुका है। पार्क प्रशासन ने इसके मूवमेंट वाले क्षेत्र में पर्यटकों की जानकारी के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। में लिखा हुआ है कि पार्क में पैंथर है, पर्यटक मेन रोड से नीचे नहीं जाएं, अन्यथा कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। विभाग की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी। आपको बता दें कि पैंथर मूवमेंट के बावजूद पर्यटकों की भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन दिनों पार्क में देशों के वजह विदेशी पर्यटक अधिक संख्याओं में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पार्क प्रशासन टिकट बिडों पर ही पर्यटकों को पैंथर के मूवमेंट के बारे में जानकारी देता है। पार्क प्रशासन पैंथर पर नजर बनाए हुए है। डीएफओ नाहर सिंह सिंसिनवार ने बताया है कि पार्क में लगे टेप कैमरे में पैंथर का पहला फोटो 25 जनवरी को घना जटोली क्षेत्र में आया था। उसके बाद लगातार इसके मूवमेंट पर कर्मचारियों द्वारा नजर रखी जा रही है। पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से मूवमेंट वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। वहीं पार्क के मुख्य गेट पर आने वाले पर्यटकों को पैंथर के बारे में जानकारी दे दी जाती है। पैंथर का मूवमेंट घना जटोली, मलाह चौकी के साथ कोलाडहर क्षेत्र में अधिक है। इस पैंथर से पर्यटकों के लिए कोई खतरा नहीं है। पार्क में 1 माह पहले केलादेव अभयारण्य की ओर से भी इस पैंथर का मूवमेंट हुआ था। पहले भी इसी क्षेत्र के पार्क में ही पैंथरों का मूवमेंट हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्क में आने वाली किसी भी पैंथर ने अभी तक किसी व्यक्ति पर भी हमला नहीं किया है। हमला नहीं करने का मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ उनके लिए भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध है। पार्क में डेरा डाले ये पैंथर चीतल और बंदरों को अपना शिकार बना रहा है। पूरी दुनिया में रसगुल्ला और नमकीन के लिए बीकानेर काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि जय बीकानेर में बनने वाले खाने की आइटम की तो इस मामले में कचौड़ी सबसे ऊपर आती है। बीकानेर में एक ऐसा कचौड़ी है जो सबसे सस्ती और सबसे छोटी है। पीबीएम हॉस्पिटल के सामने बाबा कचौड़ी के यहाँ रोजाना 4 से 5 हजार कचौड़ियां बनाई जाती है। इस कचौड़ी को लोग कई नामों से जानते हैं। शहरवासी इस कचौड़ी को डॉक्टर कचौड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कचौड़ी खाने के लिए डॉक्टरों की लाइन लगी रहती है।
और हॉस्पिटल के सामने होने से इस कचौरी को डॉक्टर कचौरी ही कहते हैं। वहीं इस कचौरी को छोटी कचौरी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे छोटी कचौरी पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता है। करीब 1 इंच की कचौरी के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। यहाँ कचौरी जैसे ही भट्टी के कड़ाले से निकलती है, तो वैसे ही तुरंत करीब 10 मिनट में 700 से 800 कचौरी लोग लेकर चले जाते हैं। पूरे भारत में सबसे सस्ती कचौरी इसी जगह मिलती है। यहाँ कचौरी 2.5 रुपए की एक मिलती है, यानी कि 10 रुपए में 4 कचौरी मिल जाती है। आमतौर पर 10 से 15 रुपए की कचौरी मिलती है, वहीं बीकानेर 10 रुपए की 4 कचौरी मिल जाती है। दुकान संचालक सुनील सखी ने बताया कि उनके कचौरी बच्चों से लेकर बुजुर्ग आदि सभी खाते हैं। कचौरी में मिर्च व मसाला कम ही डालते हैं, जिससे सभी लोग आसानी से खा सके। यहाँ कचौरी के अलावा मिर्च बड़ा, कोफ्ता व समोसा 5 रुपए में मिलता है, वही ब्रेड बड़ा 10 रुपए में मिल जाता है। भीलवाड़ा में रहने वाले 2 दोस्तों को साउथ इंडियन फूड का इतना बड़ा चस्का था कि उन्होंने किसी भी जिले के होटल और रेस्टोरेंट और कैफे को नहीं छोड़ा था। कई जगहों पर उन्होंने साउथ इंडियन फूड खाया, पर उन्हें वो स्वाद नहीं मिल पाया जो रियल साउथ इंडियन फूड में होता है। इसके बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना हम साथ मिलकर एक साउथ इंडियन कैफे खोलें, जिससे भीलवाड़ा के लोगों को साउथ इंडियन फूड खिला सके। इसके बाद उन्होंने इडली प्लैनेट के नाम से एक ऐसा कैफे खोला, जो भीलवाड़ा वासियों को असली साउथ इंडियन फूड का टेस्ट उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ के फूड की कीमत एक स्टूडेंट के जेब खर्च के हिसाब से रखी गई है, जिससे उनकी पॉकेट पर बोझ नहीं पड़े। भीलवाड़ा शहर के गोल पांव चौराहे के निकट इडली प्लैनेट के नाम से एक कैफे खोला गया है। अनिल शर्मा कहते हैं कि मेरे दोस्त अखिल ने मैंने मिलकर साउथ इंडियन कैफे की शुरुआत की, क्योंकि हम दोनों को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है और हमने कई जगहों पर साउथ इंडियन फूड खाया, मगर जो साउथ इंडियन फूड का रियल टेस्ट होता है वो हमें कहीं नहीं मिला। इसके बाद हमने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। अनिल शर्मा ने बताया कि इडली प्लैनेट पर 5 से 6 प्रकार के उत्तपम, 10 प्रकार की इडली और 6 प्रकार के डोसा मिलते हैं। अनिल ने यह भी बताया कि स्टूडेंट के पॉकेट का ध्यान रखते हुए ही उन्होंने यहाँ सिर्फ 30 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की ही फूड आइटम रखे हैं। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी बीते कुछ समय से लगातार अपने काम की वजह से कम और विवादों की वजह से ज्यादा चर्चा में हैं। अभिनेता की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन पर और उनके परिवार पर मारपीट और कमरे में बंद करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस लिस्ट में अब एक और आरोप जुड़ चुका है और वो भी बेहद संगीन आरोप। अभिनेता की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन पर कथित तौर पर बलात्कार करने जैसा बेहद संगीन आरोप लगाया है। आलिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रोते रोते अपना दर्द बयां कर रही है। आलिया ने शेयर किया है कि एक वीडियो में दावा किया है कि उन्होंने अपने बॉलीवुड स्टार पति के खिलाफ मुंबई के बारसोबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। अभिनेता की पत्नी ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो कह रही है कि नवाज उनके बच्चे छीनना चाहता है उनसे और वो इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रही है। रो रो कर अपना हाल सुना रही आलिया ने बताया कि नवाज अपने बच्चों की कस्टडी चाहते हैं। आलिया ने अपने वीडियो में और भी बहुत कुछ कहा और साथ ही में अपने पति पर उन्होंने बलात्कार से संगीन आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भरोसा जताने की अपील करते हुए बुधवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ऐसी सरकार देगी जो राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी तथा इसे 5 वर्ष में दक्षिण भारत का नंबर 1 राज्य बना देगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बेल्लारी जिले में
कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले सुंदर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नीत कांग्रेस तथा जनता दल पर ये कहते हुए निशाना साधा कि ये वंशवादी दल है जो आम जनता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा भारत को मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ी हुई है। शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और येदियुरप्पा पर एक बार भरोसा करें और हम ऐसे सरकार देंगे जो कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा और इसे दक्षिण भारत में नंबर 1 राज्य बनाएगा। G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के कार्यक्रम में अधिक से अधिक देशवासियों की सहभागिता हो, इसको लेकर के अपील कर चुके हैं। बीजेपी भी G20 को लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। इन्हें कार्यक्रमों की समीक्षा को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में 26 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई। मिली जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी द्वारा आने वाले दिनों में G20 को लेकर के चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। G20 को लेकर के बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम चलाने की तैयारी की है, जिसके माध्यम से पूरे देश में अधिक से अधिक कर पार्टी पहुंच सके। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश भर में पार्टी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित साहित्यिक कार्यक्रम, वेबिनार, संगोष्ठी, नुक्कड़ सभा, इससे जुड़े लिटरेचर का वितरण आदि का आयोजन करने जा रही है। गौरतलब ये भी है कि बीजेपी की कोशिश है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता और भारत की कला और संस्कृति के प्रदर्शन को बढ़ावा देने की अपील हो सके और ये अधिक से अधिक रूप में सफल भी किए जा सके। इसके साथ ही G20 को लेकर बीजेपी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक भी की है। इसके साथ ही पार्टी के महासचिवों की बैठक में राज्यों के चुनावों पर चर्चा होगी। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव के साथ साथ आगामी कर्नाटक चुनाव पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ साथ पार्टी के 2024 को लेकर तैयारियां पर भी मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि वित्तीय दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से हावी हो रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाया। वे G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि डिजिटल वित्त में हाल ही में कुछ नवाचार में अस्थिरता और दुरुपयोग का जोखिम भी मिला, लेकिन उन्हें आशा है कि ये पता लगाए कि ये संभावित जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मानक विकसित करते समय तकनीक की शक्ति का उपयोग अच्छे तरीके से किया जा सके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप ऐसे समय में वैश्विक वित्त और अर्थव्यवस्था के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। कोविड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सदी में एक बार लगने वाले झटका दिया है। ये बोले कि कई देशों, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, अभी भी इसके प्रभाव से बाहर नहीं आ पाया है। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बताया है और कहा था कि जल्द ही नकद लेन देन के पीछे छोड़ देगी ये। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2022 में यूपीआई के जरिए 1,26,000 अरब रुपए से अधिक के 74 अरब लेन देन हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीआई अब अन्य देशों में भी अपने कदम बढ़ा रही है। होली नजदीक आते ही मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है।
मंदिरों में जमकर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी रंगों में सराबोर होके पहुंचे हैं। हालांकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को अक्सर ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी भक्तों की चप्पल और जूते खो जाते हैं, तो कई बार बड़े बुजुर्ग या फिर कई रोगियों से जूझ रहे लोगों को भीड़ में फंसने के कारण दिक्कतें होती हैं। भक्तों की ऐसी ही कई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने सभी दर्शनार्थियों से भावुक अपील की है। बांके बिहारी मंदिर की ओर से भक्तों से कहा गया है कि होली के अवसर पर मंदिर में भगवान का प्रसादी रंग और गुलाल भक्तों पर फेंका जाता है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, सांस के मरीजे और जिन लोगों को रंग या गुलाल से एलर्जी का समस्या है, इस मंदिर में आने से परहेज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में टेशु के फूलों से भी बना रंग और हर्बल गुलाल ही फेंका जाता है। बाहर से रंग या गुलाल लाकर भक्तों पर ना डाला जाए, इससे परेशानियां हो सकती हैं। मंदिर की ओर से कहा गया है कि भक्त मंदिर में सोने चांदी के आभूषण या फिर कीमती सामान पहनकर न आए। मोबाइल फोन या पर्स का विशेष ध्यान रखा जाए। जेब कतरों से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। अगर बच्चे या वृद्ध के साथ ला रहे हैं तो उनकी जेब में नाम और पते की पर्ची जरूर डाला जाए, ताकि बिछड़न पर सूचना दी जा सके। भक्तगण पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए एकल रूट से ही मंदिर में प्रवेश करें और बाहर निकले। मंदिर की ओर से किए जा रहे अनाउंसमेंट को भी ध्यान से सुना जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी आसपास खड़े पुलिस कर्मचारी को भी दी जाए। राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो ड्राइवर के लिए ड्रेस अनिवार्य करने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। परमिट शर्तों और मोटर वाहन नियमों में इस मुद्दे पर अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील को यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो चालकों के लिए खाकी या ग्रे रंग की वर्दी निर्धारित है। चालकों के एक संघ चालक शक्ति की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए वर्दी अनिवार्य किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि इस तरह की अनिवार्यता संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा है कि वर्दी के पीछे का विचार इसे पहनने वालों की पहचान से है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि वर्दी नहीं पहनने पर चालकों के खिलाफ 20,000 रुपए का भी भारी भरकम चालान करने का नियम थोपा जा रहा है, जबकि इस संबंध में अभी तक कानून स्पष्ट नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि ड्यूटी पर ऑटो चालकों द्वारा पहने जाने वाले वर्दी के रंग के बारे में अभी पूरी तरह स्पष्टता है, क्योंकि दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 का नियम 7 खाकी रंग को निर्धारित करता है, लेकिन अधिकारियों ने निर्धारित परमिट के शर्तों में ग्रे रंग को अनिवार्य किया है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।